Good morning all of you. Today we continue FIT test. In previous class I told you what is the use of FIT test and what is the purpose of to study FIT test, that is फॉर्मेशन इंटीग्रिटी टेस्ट. मैंने पहली क्लास में आपको बताया था कि जो हम नहीं इसमें FIT टेस्ट पढ़ेंगे और जो इंडस्ट्री में यूज करेंगे उसमें ज़्यादा अंतर नहीं होगा, बस माइनर चेंजेस के साथ हम इसको यूज करेंगे. लेकिन जनरली क्या होता है आपकी इंडस्ट्री और जो आप थ्योरेटिकल पढ़ते हो उसमें बहुत सारा अंतर होता है, लेकिन इसमें ऐसा नहीं होगा. फिर मैंने आपको बताया था कि FIT टेस्ट का ओरिजिनल मीनिंग क्या है. देखो ये मोस्ट वाइडली मिसयूज टर्म है इन पेट्रोलियम इंडस्ट्री, ठीक है. तो इसका मैंने नहीं है इसका ओरिजिनल मीनिंग बताया था. फिर FIT टेस्ट क्या क्या कंक्लूड करता है, दैट इज लिमिट टेस्ट, लीक ऑफ टेस्ट और फॉर्मेशन प्रेशर टेस्ट, वो बताया था. मैंने SU1 टेस्ट बताया था. फिर मैंने आपको SU1 टेस्ट के बाद बताया था कि FIT का पर्पज है उसको नहीं है मतलब फॉर्मेशन को फ्रैक्चर करने का नहीं होता, बस फॉर्मेशन फ्रैक्चर की वैल्यू निकालने के लिए होता है. लेकिन अगर हम फॉर्मेशन फ्रैक्चर की वैल्यू निकालेंगे FIT टेस्ट से ओरिजिनल वैल्यू, तो नहीं है ये क्या है आपका फॉर्मेशन ब्रेक हो जाएगा, तो हम जस्ट बिलो वैल्यू निकालते हैं, ठीक है. तो FIT टेस्ट से हमें ओरिजिनल वैल्यू ना मिलके थोड़ी सी कम मिलती है, जो उसको बोलते हैं लिमिट वैल्यू, या फिर नहीं हम लीक ऑफ टेस्ट तक नहीं है इसको करते कि जस्ट नहीं है फॉर्मेशन लीक ऑफ हो जाए, फ्लूइड फॉर्मेशन से उसमें एंटर हो जाए, ठीक है, बेलवोर से फॉर्मेशन में एंटर हो जाए, ठीक है. ये मैंने बताया था. फिर पर्पज बताए थे, मतलब FIT टेस्ट को करने के लिए क्या क्या पर्पज होते हैं. 4 पर्पज बताए थे. सीमेंट मतलब केसिंग सूप है, सीमेंट की स्ट्रेंथ, सीमेंट बॉन्ड की स्ट्रेंथ जाननी है. फिर सेकंड बताया था कि आपका फ्रैक्चर प्रेशर निकालना है. फ्रैक्चर प्रेशर क्यों निकालते हैं, अपर लिमिट ऑफ प्राइमरी बेल कंट्रोल टू ड्रिल ओपन होल, नेक्स्ट ओपन होल सेक्शन उसको नहीं है ड्रिल करने के लिए निकालते हैं. प्राइमरी बेल कंट्रोल क्या होता है, मैंने यही बताया था आपको कि जैसे नहीं है हम नहीं है ड्रिलिंग कर रहे हैं और ड्रिलिंग का उसमें ड्रिलिंग में हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर आपका फॉर्मेशन प्रेशर से हो गया कम, ठीक है. फॉर्मेशन प्रेशर से हो गया कम तो नहीं है फॉर्मेशन से आ जाएगी आपकी किक या फिर ब्लो आउट. किक आएगी तो मतलब स्मॉल अमाउंट ऑफ फ्लूइड सेक्शन आपका बेलवोर में एंटर कर जाएगा, ये डेंजरस होता है. और ब्लो आउट आएगी तो आपका लार्ज अमाउंट ऑफ सेक्शन आपका एटमॉस्फेयर में सरफेस पे फ्लश हो जाएगा, मतलब ब्लास्ट हो जाएगा, तो वो भी नहीं डेंजरस होता है. तो नहीं है हमको प्राइमरी बेल कंट्रोल से मड की प्राइमरी बेल कंट्रोल मतलब जो हम ड्रिलिंग कर रहे हैं और ड्रिलिंग मड यूज कर रहे हैं उसमें, तो ड्रिलिंग मड से नहीं आपको बेल को कंट्रोल करना है बाई रिलेटिंग द हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर एंड आपका फॉर्मेशन प्रेशर, ठीक है. फिर मैंने आपको बताया था कि थर्ड पॉइंट इसका ये होता है कि बेलवोर की कैपेबिलिटी जानने के लिए कि ये विद स्टैंड रह पाएगा कि नहीं प्रेशर ऑफ द बेलवोर व्हेन वी ड्रिल नेक्स्ट ओपन होल सेक्शन, ठीक है. फिर आपका मैंने बताया था कि ये नहीं है रीजनल इंफॉर्मेशन कलेक्ट करता है, किसके द्वारा रीजनल इंफॉर्मेशन कलेक्ट करता है फ्रॉम ऑफसेट बेल टू ऑप्टिमाइज बेल प्लानिंग फॉर फ्यूचर बेल. जैसे कोई नहीं है ऑफसेट बेल, आप जानते हो क्या होता है ऑफसेट बेल, कि नहीं है हम नहीं है किसी रीजन में पहले से ही एक बेल ड्रिल हो जो नहीं है जो सब सरफेस में फॉर्मेशन है पैरामीटर्स बताएगा, बेल के पैरामीटर्स बताएगा, लिथोलॉजी के पैरामीटर्स बताएगा, तो उससे हमने डाटा कंक्लूड करते हैं और फिर नहीं हम बेल प्लानिंग में उसको यूज करते हैं ऑप्टिमाइज बेल प्लानिंग. फिर हम नहीं नेक्स्ट जो उसके उस रीजन में होल ड्रिल करते हैं, ठीक है. तो ऑप्टिमाइज बेल प्लानिंग का मतलब क्या है कि हमको बिल्कुल एक्यूरेट बेल प्लानिंग लेनी है, मतलब ना तो ज़्यादा कुछ चीज़ें हो जाए ना कुछ कम चीज़ें हो जाए, बिल्कुल एक्यूरेट, ठीक है. तो वो आपकी होती है ऑप्टिमाइज बेल प्लानिंग. तो ये हम नहीं है फ्रैक्चर प्रेशर हमको पता हुआ तो हम नहीं बेल प्लान को ऑप्टिमाइज कर पाएंगे, ठीक है. तो फोर्थ पॉइंट ये था. फिर क्या होता है कि मैंने बताया था कि जनरली हम नहीं है इसमें क्या बात करेंगे कि FIT टेस्ट की बात करेंगे, ना कि निकलने वाले FIT प्रेशर से. इस चैप्टर का एम एक ही है कि हमको बात करनी है FIT टेस्ट की, दैट इज फॉर्मेशन इंटीग्रिटी टेस्ट की, ना कि उससे निकलने वाली वैल्यू की, दैट इज फ्रैक्चर प्रेशर, लिमिट प्रेशर और लीक ऑफ प्रेशर, ठीक है. तो कैसे निकालेंगे आपका फ्रैक्चर ग्रेडियंट, मतलब फ्रैक्चर ग्रेडियंट कह लो या फिर फ्रैक्चर प्रेशर कह लो, बस फ्रैक्चर प्रेशर में डेप्थ का डिवाइड दे देंगे तो फ्रैक्चर ग्रेडियंट निकल जाएगा, ठीक है. तो मैं फ्रैक्चर प्रेशर की बात करूंगा, फ्रैक्चर ग्रेडियंट की मैं बात नहीं करूंगा. आप डेप्थ का डिवाइड दे देंगे जहाँ पर FIT आप टेस्ट कर रहे हो या फिर जहाँ पर आप फ्रैक्चर प्रेशर निकाल रहे हो. तो फ्रैक्चर प्रेशर हम कैसे डिटरमाइन कर सकते हैं, पहला होता है ऑफसेट बेल से, ठीक है. ऑफसेट बेल से नहीं है आप फ्रैक्चर प्रेशर डिटरमाइन कर सकते हो. अब फ्रैक्चर प्रेशर क्यों निकालेंगे, बेल प्लानिंग को ऑप्टिमाइज करने के लिए. और बेल प्लानिंग किस लिए बनाते हैं कि ड्रिल करने के लिए. तो चाहे आप नहीं है एक्सप्लोरेटरी बेल ड्रिल कर रहे हो, चाहे आप वाइल्ड कैट बेल ड्रिल कर रहे हो, चाहे आप कोई सा भी बेल ड्रिल कर रहे हो, आपको नहीं है बेल प्लान बनाना पड़ेगा. बेल प्लान बनाओगे तो आपको नहीं है फ्रैक्चर प्रेशर की वैल्यू पता होनी चाहिए. तो नहीं है फ्रैक्चर प्रेशर की वैल्यू कहाँ से निकल पाएगी, एक तो पहली निकल पाएगी ऑफसेट बेल से,
फर्स्ट निकल पाएगी ऑफसेट वेल से, सेकंड निकल पाएगी आपके प्री डिटरमाइंड मैक्सिमम सरफेस प्रेशर एज्यूम, मतलब हमारे पास हम क्या करते हैं, प्री डिटरमाइन कर लेते हैं कि हमको कितना मैक्सिमम प्रेशर लगाना है जिससे फॉर्मेशन जस्ट फ्रैक्चर की कंडीशन में आया, मतलब उस प्रेशर से मैं थोड़ा सा बढ़ाऊं तो नहीं फॉर्मेशन फ्रैक्चर हो जाए, मतलब हम नहीं प्री डिटरमाइंड मॉडल, प्री डिटरमाइंड मैक्सिमम सरफेस प्रेशर से वैल्यू निकाल लेते हैं कि फ्रैक्चर प्रेशर की वैल्यू क्या होगी। ऑरिजिनली वो फ्रैक्चर प्रेशर की वैल्यू नहीं आती, वो उससे कम आती है, क्योंकि अगर हमने ऑरिजिनल फ्रैक्चर प्रेशर की वैल्यू निकाल दी और एफआईटी टेस्ट कर लिया तो फॉर्मेशन हो जाएगा फ्रैक्चर, वो हम करना नहीं चाहते, तो हम जस्ट लो वैल्यू लेते हैं जिसको बोलते हैं लिमिट वैल्यू। ये हम किससे निकालते हैं, ये आपके पास नहीं है प्री डिटरमाइंड मॉडल्स होते हैं, जैसे मॉडल्स में होगा फॉर्मूला, फॉर्मूले में मैंने कुछ पैरामीटर्स रखे वेलबोर के और आपका नहीं है फ्रैक्चर प्रेशर निकल आया, फ्रैक्चर प्रेशर ओरिजिनल नहीं आएगा, फ्रैक्चर प्रेशर जस्ट लेस देन आएगा, ठीक है, तो फ्रैक्चर प्रेशर निकल आया, तो हमने फ्रैक्चर प्रेशर की वैल्यू किससे निकाल सकते हैं, प्री डिटरमाइंड मॉडल से। मॉडल्स हम पढ़ेंगे जो मेन होंगे, ठीक है, और इसको हम ये भी कह सकते थे प्री डिटरमाइंड मैक्सिमम सरफेस प्रेशर एग्जिबिट, मतलब हमने पहले ही डिटरमाइन कर लिया सरफेस पे ही कि मैक्सिमम प्रेशर हम कितना लगा सकते हैं। तो दो तरीके हो गए, एक तो आपका ऑफसेट वेल, सेकंड हो गया आपका प्री डिटरमाइंड मॉडल्स या फिर प्री डिटरमाइंड मैक्सिमम सरफेस प्रेशर एग्जिबिट। थर्ड होता है आपका एफआईटी टेस्ट, एफआईटी टेस्ट से नहीं है फ्रैक्चर प्रेशर निकालते हैं, ये मैंने उसके लिए एफआईटी टेस्ट की नहीं है पर्पज में लिख दिया था, बता दिया था, फिर नहीं है कैसे क्यों निकालते हैं, अपर वैल्यू ऑफ अपर लिमिट ऑफ प्राइमरी वेल कंट्रोल टू ड्रिल द ओपन नेक्स्ट ओपन लोन सेक्शन ऑफ द प्री एंड केसिंग, दैट जैसे कि ये मेरा नहीं है वेलबोर है, प्री एंड केसिंग शू ये है, ठीक है, मेरे को इस वेल को ड्रिल करना है, ठीक है, तो जब मैं ड्रिल करूंगा तो यहाँ पे ड्रिलिंग मड भर रही होगी, ठीक है, इस ड्रिलिंग मड का प्रेशर यहाँ पर कितना लगे, यहाँ पर कितना लगे, यहाँ पर कितना लगे, जिससे ये फॉर्मेशन में ड्रिलिंग मड एंटर ना हो, मतलब फॉर्मेशन में फ्रैक्चर क्रिएट ना करे। तो ये होता है आपका मड कंस्ट्रक्शन, या फिर आप कह सकते हो कि अगर इसका हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर कम हो गया फॉर्मेशन प्रेशर से तो फ्लूइड किक आ जाएगा, ब्लो आउट आएगा, और मैंने बता रखा है किक ब्लो आउट डेंजरस होते हैं। तो हमको नहीं है इस मड का एक ऐसा वेट निकालना है जिससे फॉर्मेशन ये फ्लूइड इसके अंदर ना जाए, तो जो मड से नहीं है हम किक और ब्लो आउट को रखते हैं उसको प्राइमरी वेल कंट्रोल करते हैं। टू ड्रिल द नेक्स्ट ओपन होल सेक्शन, ये पहला ओपन होल सेक्शन था, ये नेक्स्ट है इसके ऑफ दी बिलो दी प्रिएंट केसिंग स्ट्रिंग, ये केसिंग स्ट्रिंग प्रिएंट में इसके बिलो और नेक्स्ट ओपन होल सेक्शन ड्रिल करने के लिए जो हम मड लेंगे उसका नहीं है अपर लिमिट कितनी होगी, अपर लिमिट मतलब कितनी ज़्यादा तक नहीं है हमने उसकी नहीं है मड डेंसिटी ले सकते हैं, ठीक है, तो वो किससे निकालेंगे फ्रैक्चर प्रेशर, जैसे फ्रैक्चर प्रेशर आपका नहीं है 500 PSI होगा, ठीक है, तो अगर हम नहीं है इसकी अपर लिमिट निकालेंगे तो कितनी निकालेंगे 499.9999, जिससे क्या होगा इसके ये इससे जस्ट लेस देन है, मतलब फ्रैक्चर इस पर हो जाएगा लेकिन ये इससे जस्ट लेस देन है। तो हम अगर इस स्पेसिफिक मड की इस मड डेंसिटी की मड यूज करेंगे यहाँ पे तो आपका फ्रैक्चर नहीं होगा, साथ ही साथ आपका नहीं है क्या कहते हैं किक और ब्लो आउट नहीं आएगी। तो हम इस वैल्यू को निकालने के लिए हमको ये फ्रैक्चर प्रेशर की वैल्यू चाहिए कि जो क्योंकि इससे जस्ट लेस देन ये होती है, तो हमको ये वाली वैल्यू चाहिए। अब ये वैल्यू किससे निकलेंगे एफआईटी टेस्ट से, ठीक है, तो हमको नहीं है अपर लिमिट ऑफ प्राइमरी वेल कंट्रोल टू ड्रिल अ नेक्स्ट ओपन होल सेक्शन ऑफ द प्री केसिंग के लिए ये आपको नहीं है फ्रैक्चर प्रेशर निकालना पड़ता है, और इसके 3 मेथड है एफआईटी, ऑफसेट वेल और आपका प्री डिटरमाइंड मॉडल्स, ठीक है। तो हम कैसे निकालेंगे इसको, जैसे मेरे पास नहीं है एफआईटी टेस्ट का प्रेशर आ गया, ठीक है, एफआईटी टेस्ट का प्रेशर आ गया, अब मान लो एफआईटी टेस्ट का प्रेशर आया 500, तो अपर लिमिट कैसे निकालेंगे, सिंपली मैं डेप्थ का डिवाइड दे दूंगा, डेप्थ मान लो 500 PSI 500 फीट है, तो ये कितना आ गया 1 PSI पर फीट, मतलब फ्रैक्चर प्रेशर ग्रेडियंट है 1 PSI पर फीट, तो मैं कितना ले लूंगा 0.9999 ऐसी PSI पर फीट में आपका फ्रैक्चर प्रेशर ले लूंगा, ठीक है। तो नहीं है अपर, तो मैंने सिंपली क्या किया, जो एफआईटी फॉर्मेशन इंटीग्रिटी टेस्ट से प्रेशर आया था फ्रैक्चर प्रेशर, उसको सिंपली डेप्थ से डिवाइड कर दिया, तो मेरे को मिल गई इक्विवेलेंट मड वेट दैट इज प्राइमरी अपर लिमिट, दैट इज अपर लिमिट ऑफ
प्राइमरी वेल कंट्रोल टू ड्रिल अपॉन नेक्स्ट ओपन होल सेक्शन विद इन द प्रिएंट केसिंग। तो मेरे को अपर लिमिट मिल गई प्राइमरी वेल कंट्रोल की। प्राइमरी वेल कंट्रोल किससे होता है? मड से। तो मड की अपर लिमिट वैल्यू दैट इज इक्विवेलेंट मड वेट मिल गया मेरे को, ठीक है। तो FIT टेस्ट से आप नहीं है, इस तरीके से नहीं है, आप अपना नहीं है अपर लिमिट ऑफ प्राइमरी वेल कंट्रोल निकाल सकते हो, दैट इज इक्विवेलेंट मड वेट। देखो ये तो मैंने निकाला FIT टेस्ट से फ्रैक्चर प्रेशर और डेप्थ से डिवाइड दे दिया। अगर मैं FIT प्रेशर की बात करूं, FIT प्रेशर और फ्रैक्चर प्रेशर में अंतर होता है। फ्रैक्चर प्रेशर तो हो गया आपका 500 PSI, ठीक है, फ्रैक्चर प्रेशर हो गया आपका 500 PSI इस कंडीशन में, तो 500 PSI पे ये फ्रैक्चर कर जाएगा। लेकिन FIT प्रेशर कितना होगा जो हम सरफेस पे प्रेशर लगा रहे हैं। देखो मैं यहाँ पर प्रेशर कैसे लगाऊंगा, इसमें भरूंगा मड, ठीक है। मान लो मड के कॉलम ने आपका हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर दे दिया 200 PSI का, ठीक है, और मैं 500 तक कैसे पहुंचूंगा? सरफेस पे और प्रेशर लगाऊंगा और प्रेशर लगाऊंगा और प्रेशर लगाऊंगा। तो सरफेस मेरे को एक्स्ट्रा कितना प्रेशर लगाना पड़ा? 300 टू कंडक्ट FIT टेस्ट, जैसे टू इवॉल्व फ्रैक्चर प्रेशर ऑफ द फॉर्मेशन। तो मेरे को एक्स्ट्रा 300 प्रेशर लगाना पड़ा। तो सरफेस पे जो प्रेशर लगाया वो हो जाएगा आपका FIT प्रेशर। मतलब FIT टेस्ट को कंडक्ट करने के लिए आपने सरफेस पर कितना प्रेशर लगाया? 300। तो ये हो गया FIT प्रेशर, ठीक है। और तो FIT प्रेशर और फ्रैक्चर प्रेशर आपका अलग अलग हो गया। अब नहीं है इस वैल्यू से ऐसे कैसे आएंगे, इस पर कैसे आएंगे? देखो इससे मैंने अपर लिमिट कैसे निकाली? 500 में सीधे डिवाइड दे दिया डेप्थ का, तो आपकी अपर लिमिट ऑफ प्राइमरी वेल कंट्रोल आ गई, दैट इज इक्विवेलेंट मड वेट आ गया जो आपको लेना है, ठीक है। उससे जस्ट कम थोड़ा सा लेते हैं ना, इस पे लेंगे तो फ्रैक्चर हो जाएगा। अब इससे कैसे निकालूंगा? FIT प्रेशर आ गया मेरे को, इतनी FIT टेस्ट कितने प्रेशर पे कंडक्ट हो रहा है? 300 पे सरफेस पे। देखो 300 ये आ गया, और मैंने क्या किया? फ्लूइड कॉलम का प्रेशर ग्रेडियंट ले लिया। मान लो ये है 1 PSI पर फीट, क्योंकि ये आपका 500 फीट, हाँ सॉरी, ये आपका 500 फीट, और इसमें नहीं है फ्लूइड कॉलम के द्वारा प्रेशर कितना लग रहा है? 200। तो 200 प्रेशर 500 फीट पे लग रहा है, तो इसका ग्रेडियंट कितना निकल आया? 200/500, मतलब 2/5, मतलब 0.4। तो ये आ गया 0.4। मड ग्रेडियंट तुम्हारा ये आ गया, और सरफेस पे प्रेशर ये आ गया। अब सरफेस के प्रेशर को मैं सिंपली इस डेप्थ से डिवाइड दे दूंगा, ठीक है। मतलब FIT प्रेशर को डेप्थ से डिवाइड देना है, प्लस जो आपने नहीं है FIT टेस्ट में FIT कंडक्ट कराने के लिए आप जो फ्लूइड का ग्रेडियंट ले रहे हो वो लेना है। तो ये हो जाएगा आपका 500/300, तो ये समथिंग आएगा आपका 0.6, ठीक है। तो 0.6 ये आ गया PSI पर फीट, और 0.4 ये आ गया, तो ये 1 PSI पर फीट हो गया, और यहाँ से भी आपका 1 PSI पर फीट ही निकल रहा था। तो FIT टेस्ट से अपर लिमिट निकालने के लिए आप क्या करोगे? FIT टेस्ट से, एक सेकंड, FIT टेस्ट से FIT, अगर FIT प्रेशर दे रखा है तो आप इसका यूज कैसे करोगे? FIT प्रेशर अपॉन डेप्थ ऑफ टारगेट, दैट इज ट्रू वर्टिकल डेप्थ, प्लस ग्रेडियंट ऑफ मड दैट इज यूज्ड इन FIT टेस्ट। और अगर आपको फ्रैक्चर प्रेशर दे रखा है तो इससे कैसे निकालोगे आप अपर लिमिट? सिंपली फ्रैक्चर प्रेशर अपॉन डेप्थ ऑफ टारगेट, तो ये दोनों वैल्यू सेम आएंगी। तो FIT प्रेशर और फ्रैक्चर प्रेशर में मैंने अंतर बता दिया कि ये आपका सरफेस पर जो प्रेशर लग रहा है FIT कंडक्ट कराने के लिए, वो आपका ये वाला प्रेशर हो गया, ठीक है। तो FIT टेस्ट से आपकी अपर लिमिट करती है, अपर लिमिट से नहीं, FIT टेस्ट से आपका नहीं फ्रैक्चर प्रेशर निकलता है। और फ्रैक्चर प्रेशर से कैसे आप अपर लिमिट निकालते हो वो मैंने बता दिया, इक्विवेलेंट मड वेट में चेंज करके FIT प्रेशर को इक्विवेलेंट मड वेट में कैसे चेंज करेंगे? सिंपली डेप्थ से डिवाइड देंगे, और इक्विवेलेंट मड वेट ऑफ जो मड यूज कर रहे हैं आप FIT टेस्ट के लिए वो यूज ले लेंगे, ठीक है। और क्या है इसमें, देखो
FIT टेस्ट हमेशा केसिंग शू पे किया जाता है। ये मैंने बता दिया था क्यों किया जाता है, क्योंकि केसिंग शू पे फॉर्मेशन की मिनिमम स्ट्रेंथ होती है। अगर हम डिजाइन करेंगे तो कोई भी मिनिमम स्ट्रेंथ के हिसाब से करेंगे, क्योंकि अगर हमने मैक्सिमम के हिसाब से कर दिया तो मिनिमम को वो ओवरकम कर जाएगी, मतलब मिनिमम से ज़्यादा हो जाएगी और वहाँ पर फ्रैक्चर प्रेशर हो जाएगा। सबसे कम फ्रैक्चर प्रेशर कहाँ पर होगा, सबसे कम फॉर्मेशन की नहीं है स्ट्रेंथ कहाँ पर होगी, इस पॉइंट पर, क्योंकि डेप्थ के साथ नहीं है फॉर्मेशन की स्ट्रेंथ बढ़ती जाएगी, तो हमें इस प्रेशर इस पॉइंट पर निकालना है। ठीक है, इक्विवेलेंट मडबेंड में चेंज कर देते हैं। FIT का मतलब फॉर्मेशन को फ्रैक्चर करना नहीं है, इसलिए हम जस्ट फ्रैक्चर प्रेशर से बिलो वैल्यू निकालते हैं। अगर आप ओरिजिनल फ्रैक्चर प्रेशर की वैल्यू निकालना चाहते हो, ओरिजिनल फ्रैक्चर प्रेशर की, तो ऑलवेज मैंने यही बताया था, ये सिग्मा मिनिमम के बराबर आएगा, मतलब फ्रैक्चर प्रेशर आएगा सिग्मा मिनिमम के बराबर। अगर वर्टिकल बेल और टेक्टोनिक रिलैक्स्ड बेल है तो ये हो जाएगा सिग्मा एक्स मिनिमम, क्योंकि ओरिएंटल डायरेक्शन में वर्टिकली बेल में और टेक्टोनिक रिलैक्स्ड बेल में आपका मिनिमम फोर्स होता है ओरिएंटल डायरेक्शन में, मैक्सिमम होता है वर्टिकल डायरेक्शन में, लेकिन टेक्टोनिकली एक्टिव बेल में मिनिमम हो जाएगा आपका वर्टिकल में और मैक्सिमम हो जाएगा ओरिएंटल में। ठीक है, ये सब चीज़ें मैंने आपको बता चुका हूँ। तो FP बराबर क्या हो गया, सिग्मा एच मिनिमम। ठीक है, तो यही है। और जो एक्चुअल में हम FP की वैल्यू निकालेंगे ना वो कम निकालेंगे, क्यों निकालेंगे ये मैंने बता दिया, क्योंकि नहीं हमको फ्रैक्चर नहीं कराना है प्रेशर को। ठीक है, अब देखो अब देखना, जो FIT टेस्ट है ना, वो जैसे जैसे मैं ड्रिल ओपन होल सेक्शन ड्रिल करता जाऊंगा, हर सेक्शन में आपको लगाना पड़ेगा FIT टेस्ट। ठीक है, जब आपका वीक फॉर्मेशन आएगा तो उसमें आपको FIT टेस्ट बार बार करना पड़ेगा, क्योंकि वीक फॉर्मेशन का जो आपका बी फॉर्मेशन की स्ट्रेंथ का आपके बेल प्लान पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट होता है। तो कहने का मतलब क्या हो गया, जैसे जैसे फॉर्मेशन चेंज होगा, जैसे यहाँ पर सेल है, यहाँ पर सैंड है, यहाँ पे नहीं है आपका, नहीं है लाइमस्टोन है, तो जैसे जैसे फॉर्मेशन चेंज होगा, जैसे जैसे नहीं है मैं नहीं है ओपन होल सेक्शन ड्रिल करता जाऊँगा, आपको FIT टेस्ट लगाना पड़ेगा। अब बात आती है कि कैसे करेंगे FIT टेस्ट इतनी बार कैसे करेंगे, ये पॉसिबल नहीं है। तो सिंपली मैं क्या करूंगा, मैं प्री डिटरमाइंड मॉडल्स यूज कर लूंगा या फिर ऑफसेट बेल का डाटा यूज कर लूंगा, बार बार FIT टेस्ट नहीं कराऊंगा। लेकिन एक्चुअल में तो ये बात है कि नहीं कराते, प्री डिटरमाइंड मॉडल से कर लेते हैं, क्योंकि वो एक्यूरेट नियरली एक्यूरेट वैल्यू देते हैं। लेकिन अगर आपके पास ऑफसेट बेल डाटा और प्री डिटरमाइंड मॉडल्स लेंगे तो आपको ये कराना पड़ेगा। सिंपली वही चीज़ यहाँ पे लिख रही है। ठीक है, अब मैंने आपको बताया था फैक्टर इन्फ्लुएंस फ्रैक्चर ग्रेडियंट। फ्रैक्चर ग्रेडियंट को जो फ्रैक्चर प्रेशर आपका निकलेगा उसको क्या क्या इफेक्ट करेगा। ठीक है, तो मैंने बताया था, सुनो, मैंने पहली क्लास में बता दिया था, अब दोबारा सुनो। फैक्टर्स अफेक्टिंग फ्रैक्चर ग्रेडियंट, देखो तुम्हारे अर्थ सरफेस में स्ट्रेस होते हैं, मान लो ये अर्थ सरफेस का एक पार्ट है। ठीक है, इसमें स्ट्रेस होंगे, दो तरीके के स्ट्रेस होंगे, नॉर्मल स्ट्रेस और शियर स्ट्रेस। शियर स्ट्रेस ऑलवेज पैरेलल टू द प्लेन होता है, एरिया होता है, और नॉर्मल स्ट्रेस आपका परपेंडिकुलर टू द एरिया होता है। तो 3 स्ट्रेस लगेंगे नॉर्मल, 3 स्ट्रेस लगेंगे आपके शियर, क्योंकि 3 प्लेन है। तो ये होगी वर्टिकल डायरेक्शन, ये होगी ओरिएंटल डायरेक्शन, और ये इस तरीके से ये मतलब इनवर्ड है। 3D में आप थोड़ा एज्यूम करो कि ये अपवर्ड हो गई, ये इधर से हो गई, साइड वाइज हो गई, और ये अब 3D में इस तरीके से ये वाली लाइन। ठीक है, तो इनमें नहीं है आपकी, ये तो हो गए नॉर्मल स्ट्रेस, ये हो जाएंगे शियर स्ट्रेस। ठीक है, ठीक है, जो पैरेलल होंगे। तो जब मैं पेट्रोलियम इंडस्ट्री में बात करता हूँ रिजर्वायर रॉक की या फिर इंसिटू रॉक की, तो उसमें मैं नहीं है शियर स्ट्रेस को काउंट ही नहीं करता, खाली मैं नहीं है नॉर्मल स्ट्रेस को काउंट करता हूं। और जब नॉर्मल स्ट्रेस आपका शियर स्ट्रेस के साथ काउंट नहीं किया जाता तो आपका प्रिंसिपल स्ट्रेस हो जाता है नॉर्मल स्ट्रेस, प्रिंसिपल स्ट्रेस। जब मैं शियर स्ट्रेस को काउंट नहीं करता नॉर्मल स्ट्रेस के साथ तो प्रिंसिपल स्ट्रेस हो। तो आपके 3 प्रिंसिपल स्ट्रेस हो गए, वर्टिकल और 2 हॉरिजॉन्टल। ठीक है, अब अगर वर्टिकल बेल होगा, ठीक है, और वर्टिकल बेल होगा और टेक्टोनिक रिलैक्स्ड बेल होगा, तो
आपका नहीं है सिग्मा एच टेक्टोनिक रिलैक्स पैक्ड होगा, तो आपका जो वर्टिकल डायरेक्शन में है दैट इज सिग्मा वर्टिकल, ये हो जाएगा मैक्सिमम, और हॉरिजेंटल डायरेक्शन में होगा तो सिग्मा एच, अगर मैं इसको सिग्मा एच से और सिग्मा कैपिटल एच से रिप्रेजेंट करता हूं तो ये हो जाएंगे दोनों बराबर और मिनिमम। ठीक है, वर्टिकल बेल के लिए टेक्टोनिक रिलैक्स कंडीशन में अगर थोड़ी सी टेक्टोनिक एक्टिविटी हुई है किसी कंडीशन में वर्टिकल बेल में ही, तो ये दोनों फोर्स हो जाएंगे अलग अलग। इसमें से जो एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में हो जाएगा मिनिमम, और ये हो जाएगा इंटरमीडिएट, मतलब मिनिमम और मैक्सिमम के बीच में रहेंगे दोनों प्लेन में ही। अगर मैं टेक्टोनिक एक्टिव की बात करता हूं तो जो वर्टिकल वाला है वो हो जाएगा मिनिमम, और जो हॉरिजेंटल में वो हो जाएगा इसमें से एक मैक्सिमम और एक इंटरमीडिएट। ठीक है, तो सिंपली इसमें यही लिख रहा है। अब ये इफेक्ट कैसे करेंगे फ्रैक्चर प्रेशर ग्रेडियंट को या फिर फ्रैक्चर प्रेशर को, कि देखो अगर मैं वर्टिकल बेल की बात कर रहा हूं अभी, ठीक है, और इन दोनों कंडीशन को देख लेते हैं। अगर मेरा वर्टिकल बेल है और टेक्टोनिक एक्टिव बेल है, ठीक है, वर्टिकल बेल है और टेक्टोनिक रिलैक्स बेल है, तो आपका मैक्सिमम स्ट्रेस किस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में वर्टिकल में, और मिनिमम स्ट्रेस किस डायरेक्शन में, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। तो मैंने बताया था आपको कि जो आपका फ्रैक्चर प्रेशर होता है वो सिग्मा मिनिमम के होता है। फ्रैक्चर प्रेशर इज इक्वल टू सिग्मा मिनिमम, और ये आपका हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। ठीक है, ठीक, ये हो गई बात। अब नहीं है एक और बात कि जो फ्रैक्चर प्रेशर की डायरेक्शन होती है, फ्रैक्चर प्रेशर की बढ़ने की डायरेक्शन, वो जो मिनिमम स्ट्रेस होता है ना उसके परपेंडिकुलर होती है। ये स्टेटमेंट है, याद कर लेना कि आपकी नहीं है जो डायरेक्शन होती है फ्रैक्चर प्रेशर के एक्सटेंड होने की, वो परपेंडिकुलर होती है मिनिमम स्ट्रेस के, दैट इज वर्टिकल डायरेक्शन में। क्यों होती है? क्योंकि ये लीस्ट रेजिस्टेंस पाथ होता है। लीस्ट रेजिस्टेंस पाथ कौन सा हो गया? परपेंडिकुलर टू द मिनिमम स्ट्रेस। तो मैं अगर वर्टिकल बेल में बात करूंगा तो मिनिमम स्ट्रेस का पाथ कौन सा हो जाएगा? वर्टिकल। तो वर्टिकल बेल में जो टेक्टोनिकली रिलैक्स्ड है उसमें फ्रैक्चर कैसा होगा? वर्टिकल। वर्टिकल बेल में टेक्टोनिकली एक्टिव है, टेक्टोनिक एक्टिव है तो नहीं है, मिनिमम स्ट्रेस कहाँ पर हो गया? वर्टिकल में। तो मिनिमम स्ट्रेस के परपेंडिकुलर होती है लेस रेजिस्टेंट डायरेक्शन, तो फ्रैक्चर किस डायरेक्शन में मूव होगा? हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। तो फ्रैक्चर आएगा आपका हॉरिजॉन्टल। ठीक है, तो आपके स्ट्रेस ने फ्रैक्चर प्रेशर पर कैसे इफेक्ट डाल दिया वो ये आपका आ गया, डायरेक्शन आ गई। और फ्रैक्चर प्रेशर लीस्ट रेजिस्टेंस में मूव करेगा, और लीस्ट रेजिस्टेंस कहाँ पर होता है? परपेंडिकुलर टू द मिनिमम स्ट्रेस। यहाँ पर आपका फ्रैक्चर प्रेशर हो जाएगा सिग्मा एच मिनिमम, और यहाँ पर आपका फ्रैक्चर प्रेशर हो जाएगा सिग्मा मिनिमम वर्टिकल। मतलब वर्टिकल बेल में ही तो मिनिमम स्ट्रेस है, वही सब चीज़ें यहाँ पे दे रखी हैं। तो फ्रैक्चर प्रेशर आपके स्ट्रेस पे कैसे डिपेंड कर रहा है, उसकी डायरेक्शन कैसे डिपेंड कर रही है, ये मैंने आपको बता दिया। मैग्नीट्यूड कैसे डिपेंड कर रहा है, ये मैंने आपको बता दिया। फिर ये एक तो ये हो गया। फिर आपका आता है कि अगर मैं ओवरबर्डन स्ट्रेस बढ़ाऊँ, मैं वर्टिकल बेल, अब मैं बात कर रहा हूँ, देखो जनरली हम वर्टिकल बेल की बात करेंगे यहाँ पे, और टेक्टोनिकली रिलैक्स्ड बेल की बात करेंगे। जब नहीं है इनकी बात करेंगे, सारे डेरिवेशन इनके हिसाब से देखेंगे। और फिर मैं क्या करूंगा कि जो डेविएशन बेल हैं, डायरेक्शनल बेल हैं और टेक्टोनिकली एक्टिव बेल हैं, उनके लिए इन्हीं फॉर्मूले में कोई कन्वर्जन फैक्टर लगा दूंगा जिससे आपकी उसकी वैल्यू आ जाएगी। तो मैं वर्टिकल बेल की और टेक्टोनिकली रिलैक्स बेल की बात करूं, यहाँ पर मैंने उसी की करी थी। पहले मैंने टेक्टोनिक रिलैक्स की करी थी, फिर मैंने एक्टिव की करी थी वर्टिकल बेल में। ठीक है, तो अगर मैं वर्टिकल टेक्टोनिक रिलैक्स की बात करूं तो देखो, जब आप नहीं है ओवरबर्डन ग्रेडियंट बढ़ाओगे तो आपका फ्रैक्चर प्रेशर बढ़ जाएगा। मतलब एक 2000 की फीट की डेप्थ है और एक सिमिलरली एक और डेप्थ है 2000 फीट की। यहाँ पर ओवरबर्डन प्रेशर है 500 और यहाँ पर ओवरबर्डन प्रेशर है 400। तो यहाँ पे जो इस पॉइंट पे 200 फीट पे फ्रैक्चर प्रेशर होगा वो आपका होगा ज़्यादा और यहाँ पर होगा कम। ठीक है, फ्रैक्चर प्रेशर इंक्रीज हो जाता है ओवरबर्डन प्रेशर बढ़ने से। ये क्यों होता है?
मैंने आपको पोर प्रेशर में बताया था, जैसे जैसे हम मतलब ओवरबर्डन प्रेशर बढ़ता है वैसे वैसे कॉम्पैक्टेशन बढ़ता है, कॉम्पैक्टेशन बढ़ता है तो मतलब फॉर्मेशन रॉक की स्ट्रेंथ आपकी इंक्रीज होती है, तो आपका फ्रैक्चर प्रेशर इंक्रीज होगा। फ्रैक्चर प्रेशर क्या है? फ्रैक्चर प्रेशर किस पर डिपेंड करेगा? फॉर्मेशन की स्ट्रेंथ पे, ठीक है। सेकंड, अगर ओवरबर्डन प्रेशर बढ़ रहा है तो ओवरबर्डन प्रेशर किसकी वजह से होता है? रॉक मैट्रिक्स प्लस पोर फ्लूइड की वजह से, तो आपका पोर प्रेशर भी बढ़ेगा। जब आपका पोर प्रेशर भी बढ़ेगा तो आपका फ्रैक्चर प्रेशर बढ़ जाएगा, ठीक है। इसमें एक लाइन लिखी हुई है, क्या लिखी हुई है वो थोड़ी कंफ्यूजिंग है, मैं उसको बताता हूँ आपको, ठीक है। ये सब मैंने बता रखा है आपको, ये बता दिया कि वर्टिकल कब होगा? टेक्टोनिकली रिलैक्स्ड वेल में, और ओरिएंटल कब होगा? टेक्टोनिकली एक्टिव वेल में। कि इंक्रीज इन पोर प्रेशर इंक्रीज फ्रैक्चर ग्रेडियंट, ये तो चलो मैंने बता दिया। अब ये क्या है? ये है लार्ज पोर प्रेशर रिड्यूस्ड। लार्ज पोर प्रेशर रिड्यूस, जैसे पोर प्रेशर की वैल्यू है इसमें मैंने बहुत ज़्यादा डिक्रीज किया तो आपका लार्ज पोर प्रेशर डिक्रीज होगा तो आपका फ्रैक्चर प्रेशर भी रिड्यूस हो जाएगा। मतलब सेम लाइन है, उसको अलग तरीके से लिख दिया है। मतलब पोर प्रेशर डिक्रीज हो रहा है तो फ्रैक्चर प्रेशर भी डिक्रीज हो रहा है, तो मतलब पोर प्रेशर इंक्रीज होगा तो फ्रैक्चर प्रेशर भी इंक्रीज होगा, ठीक है। तो ये आपके आ गए फैक्टर्स जो आपके फॉर्मेशन प्रेशर को अफेक्ट करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम क्या देखेंगे? नेक्स्ट हम देखेंगे कि फ्रैक्चर होता कैसे है, मतलब FIT टेस्ट होता कैसे है, ठीक है। मैंने फ्रैक्चर प्रेशर की नहीं है आपकी डिपेंडेंसी बता दी, किस चीज़ पर डिपेंड करेगा, उसके शेप एंड साइज और डायरेक्शन। अब देखेंगे फ्रैक्चर प्रेशर होता कैसे है, दैट इज थ्योरी ऑफ बेल वर्क ब्रेकेज, ठीक है। अब थोड़ी थ्योरी है, सुनो मेरी बात। देखो देखो अर्थ है, उसमें नहीं है जो रॉक है उस पर जो स्ट्रेस लग रहे हैं वो सारे स्टेबल हैं। मतलब अगर मेरा ये रॉक का पार्ट है तो इस पे इस डायरेक्शन में स्ट्रेस लग रहा है तो इस डायरेक्शन में लग रहा हुआ, इस डायरेक्शन में लग रहा है तो इस डायरेक्शन में लग रहा हुआ, इस डायरेक्शन में लग रहा है तो इस डायरेक्शन में। मतलब ये रॉक अगर अर्थ सरफेस में स्टेबल है तो क्या मतलब है इसका कि चारों डायरेक्शन में फोर्स प्रेशर आपस में कैंसिल आउट कर रहे हैं, ये इसको कर देगा, ये इसको कर देगा, ये इसको कर देगा, तो चारों डायरेक्शन में प्रेशर कैंसिल आउट कर रहे हैं। तो मतलब अर्थ में अगर कोई रॉक स्टेबल है तो उसमें जो स्ट्रेस लग रहे हैं वो बैलेंस्ड है, ठीक है। ये तो हो गई ओरिजिनल कंडीशन। फिर बात क्या आती है? मैंने इसमें करा एक बेल ड्रिल। जब मैं बेल ड्रिल करूंगा तो ये स्ट्रेस में आ जाएगा डिस्टरबेंस। मैं यहाँ से ड्रिल करूंगा तो कुछ ना कुछ स्ट्रेस में डिस्टरबेंस आएगा ना, क्योंकि नहीं है मैंने एक स्टेबल चीज़ को टच किया तो उसके फोर्सेज में आपके चेंजेज आया। फोर्सेज क्या होते हैं? प्रेशर, प्रेशर मतलब फोर्स अपॉन एरिया, तो फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर, तो ठीक है। अगर फोर्स में चेंज आया तो प्रेशर में चेंज आएगा। तो मैंने अगर बेल ड्रिल किया तो ये स्ट्रेस हिल जाएंगे अपनी जगह से और चेंज हो जाएंगे। तो ये क्या ज्योमेट्री क्रिएट करेगा कि जैसे जैसे मैं बेल बोर फॉर्मेशन में ड्रिल करता जाऊंगा इसके चारों तरफ एक हाई स्ट्रेस की लेयर बन जाएगी। बेल बोर के चारों तरफ हाई स्ट्रेस की लेयर बन जाएगी जिसको बोलते हैं सेल, हाई स्ट्रेस, ठीक है। हाई स्ट्रेस इन कंपेरिजन टू, हाई स्ट्रेस इन कंपेरिजन टू आपकी वर्जिन रॉक। जो आपकी ओरिजिनल रॉक में जो स्ट्रेस थे, मान लो ये स्ट्रेस हैं 30 psi के, तो आपके वर्जिन रॉक में 30 psi के रहेंगे, लेकिन हमने बेल को ड्रिल किया है इस रॉक से तो स्ट्रेसेज में चेंज आएगा, और स्ट्रेसेज में चेंज आएगा तो जो बेल वोर के आसपास हैं वो स्ट्रेसेज इंक्रीज हो जाएंगे और एक सेल क्रिएट करेंगे बेल वोर के चारों तरफ जो हाई स्ट्रेस की होगी ग्रेटर देन 30 psi। ये वैल्यू 30 psi की एक एग्जाम्पल है, ये एक्चुअल वैल्यू नहीं है, ठीक है। तो ग्रेटर देन 30 psi और वर्जिन रॉक की रहेगी 30 psi, और यहाँ पर सेल की रह जाएगी जो चारों तरफ बेल वोर की है ग्रेटर देन 30 psi, ठीक है। तो ये क्यों आपकी नहीं है वैल्यू स्ट्रेस की अराउंड बेल वोर बढ़ जाती है? ये इसलिए बढ़ जाती है कि जो हम बेल प्लानिंग करते हैं उसमें बेल की मैकेनिक्स उस तरीके से बनाते हैं कि बेल को इस तरीके से ड्रिल करना है, यहाँ से ड्रिल करना है जिससे कि आपके नहीं है बेल वोर के चारों तरफ स्ट्रेस बढ़ जाए। देखो बेल बोर है ये वाला,
तो इसके अंदर जो प्रेशर लगेगा उसको बोलूंगा बेलवोर प्रेशर और इंटरनल प्रेशर ऑफ बेलवोर, और जो बेलवोर के बाहर है उसको बोलूंगा एक्सटर्नल प्रेशर ऑफ बेलवोर और प्रेशर अराउंड द बेलवोर। ठीक है, तो अगर आपको बेलवोर प्रेशर दे रखा है तो उससे पूछ लो भैया कौन सा है, इंटरनल है कि एक्सटर्नल है। एक्सटर्नल होगा तो आपका अराउंड द बेलवोर होगा, इंटरनल होगा तो आपका जो फ्लूइड कॉलम बढ़ रहा है उसकी वजह से होगा। ठीक है, तो आपके एक्सटर्नल स्ट्रेस बढ़ गया, मतलब बेलवोर का एक्सटर्नल स्ट्रेस बढ़ गया ड्यू टू मैकेनिक्स ऑफ बेलवोर। ठीक है, और इस बर्जन रॉक में वही स्ट्रेस है जो शुरुआत में था, ड्रिल किया इसलिए स्ट्रेस हिल गए तो बढ़ गया। ठीक है, ये आपकी मैकेनिक्स की वजह से होता है जो हम बेल प्लानिंग में डिसाइड कर लेते हैं। अब बात करेंगे FIT टेस्ट कैसे करेंगे। ये मैंने स्ट्रेस का क्राइटेरिया बता दिया, स्ट्रेस कैसे चेंज होते हैं बेल के ड्रिलिंग के दौरान। ठीक है, अब मैं बात करूंगा FIT टेस्ट की। ठीक है, तो अगर मैं फॉर्मेशन को जानबूझकर फ्रैक्चर करूं, मतलब जानबूझकर तो क्यों ही करेंगे, हमको जानबूझकर इसलिए करना पड़ता है क्योंकि हमको उसकी वैल्यू निकालनी है कि किस पॉइंट पे फ्रैक्चर हो रहा है, मतलब फ्रैक्चर प्रेशर निकालना है। तो अगर मैं फॉर्मेशन को जानबूझकर फ्रैक्चर करूं तो मैं क्या करूंगा, इसमें वॉल्यूम फील्ड करूंगा और उस वॉल्यूम पे लगाऊंगा प्रेशर। तो प्रेशर कैसे लगाएगा, प्रेशर कैसे लगाएंगे कि वॉल्यूम को बढ़ाते जाऊंगा। तो मैंने इसमें क्या किया, वॉल्यूम इंजेक्ट किया, वॉल्यूम अगर पूरा बेलवोर भर दिया तो फिर मैं लेंगे इसमें वॉल्यूम ऐड करता जाऊंगा, प्रेशर लगाता जाऊंगा। ठीक है, तो ये वॉल्यूम में डालता जा रहा हूँ, प्रेशर लगाता जा रहा हूँ फॉर्मेशन पे। ठीक है, मतलब इंटरनल बेलवोर प्रेशर बढ़ाता जा रहा हूँ। ठीक है, इंटरनल बेलवोर प्रेशर बढ़ेगा तो फॉर्मेशन पे प्रेशर ज़्यादा लगेगा ना। तो मैंने इंटरनल बेलवोर प्रेशर किसके माध्यम से क्रिएट किया, वॉल्यूम इंजेक्ट करके। ठीक है, और वॉल्यूम पे मैं प्रेशर बढ़ाता जा रहा हूँ। ठीक है, अब ये तो ठीक है, नॉर्मल कंडीशन हो गई। अब हम क्या करेंगे जनरली इसमें क्या करेंगे, जैसे मैंने 10 BBL डाला पर सेकंड के लिए, फिर मैं अगली सेकंड में क्या करूंगा, कुछ अमाउंट बढ़ा दूंगा पर सेकंड के लिए, फिर मैं क्या करूंगा, कुछ अमाउंट बढ़ा दूंगा पर सेकंड के लिए। मान लो मैंने 0.5 बढ़ाया तो ये हो गया 10.5, मैंने फिर 5 बढ़ा दिया तो ये हो गया 11, फिर मैंने 5 बढ़ा दिया तो ये होगा 0.5। मतलब जो वॉल्यूम आप नहीं है फ्रैक्चर प्रेशर के, फ्रैक्चर FIT टेस्ट कंडक्ट कराने के लिए बेलवोर में नहीं है, आप नहीं है डाल रहे हो, उसका वॉल्यूम एक कांस्टेंट अमाउंट से बढ़ाता जाना है। वो जनरली होता है हाफ BBL, दैट इज 0.5 BBL। ठीक है, ईच इंक्रीजिंग ऑफ वॉल्यूम मैं इसका प्रेशर मेजर करूंगा, जैसे 10 पे मेजर किया, फिर 10.5 पे मेजर किया, फिर 10.5 पे मेजर किया, फिर 11 पे मेजर किया, फिर 11.5 पे मेजर किया। मतलब जितना ज़्यादा मैं कांस्टेंट अमाउंट से वॉल्यूम बढ़ाता जा रहा हूँ उतना मैं इसका प्रेशर मेजर करता जाऊँगा। और मैं ग्राफ बनाऊँगा आपके वॉल्यूम डिस्प्लेस में और बेलवोर प्रेशर में। तो अब बात समझना, शुरुआत में क्या होगा कि ये ग्राफ आएगा स्ट्रेट लाइन। ठीक है, स्ट्रेट लाइन आएगा। ठीक है, और कुछ समय के बाद इस ग्राफ में आएगा डेविएशन। तो जहां से डेविएशन आए, देखो स्ट्रेट लाइन आएगा, फिर ग्राफ में आएगा आपका डेविएशन, जहां से डेविएशन आए वो आपकी हो जाएगी लीक ऑफ प्रेशर की वैल्यू। ठीक है, मतलब यहाँ से फॉर्मेशन लीक होने लग गया तो प्रेशर डिक्रीज होने लग गया और वॉल्यूम आपको बढ़ रहा है। ठीक है, ये कैसे होता है ये मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, ये कैसे होता है ये मैं आपको बताता हूँ कि देखो मेरा फॉर्मेशन है, यहाँ पे मैं फ्लूइड का वॉल्यूम लगाता जा रहा हूँ। ठीक है, प्रेशर लगता जा रहा है। अब क्या हुआ, वॉल्यूम कंप्रेस होता जा रहा है, प्रेशर बढ़ता जा रहा है वॉल्यूम के इंक्रीज होने से। अब क्या हुआ, एक पॉइंट पे इसमें से फॉर्मेशन में से फ्लूइड निकल गया। तो जब फ्लूइड निकल जाएगा तो प्रेशर थोड़ा सा नहीं है जो बढ़ना चाहिए, ना बढ़ के थोड़ा सा घट जाएगा। मतलब इसको मैं लॉन्ग एरो से, इसको मैं शॉर्ट एरो से बता देता हूँ। जैसे कोई पाइप है जो क्लोज्ड है, मैंने इसमें फ्लूइड इंजेक्ट करता गया तो पाइप का प्रेशर बढ़ जाएगा, और जैसे ही मैंने यहाँ से खोल दिया पाइप का प्रेशर डिक्रीज हो जाएगा। मतलब जितना बढ़ना चाहिए उतना ही बढ़ेगा। अगर मैंने स्मॉल होल सेक्शन किया, अगर मैं पूरा ही खोल दिया तो प्रेशर एकदम से डिक्रीज हो जाएगा। तो उस तरीके से है। तो प्रेशर वॉल्यूम के साथ शुरुआत में बढ़ रहा था और एक पॉइंट पे वो हो गया डिक्रीज। उस पॉइंट को कहेंगे लीक ऑफ प्रेशर। और यहाँ तक अगर हम टेस्ट को रोक देते हैं तो ये हो जाएगा आपका लीक ऑफ टेस्ट। ठीक है, तो जनरली हम क्या करते हैं, यहाँ तक जाने नहीं देते, पर नहीं हमको ओरिजिनल फ्रैक्चर ग्रेडियंट की वैल्यू निकालनी है तो हम नहीं इस पॉइंट तक इसको कैरी करेंगे। ठीक है, तो
इस पॉइंट तक कैरी करेंगे, ठीक है। अब क्या हुआ कि देखो लीक ऑफ होने लग गया, तो लीक ऑफ होने लग गया तो इसके बाद आनी चाहिए फ्रैक्चर प्रेशर की वैल्यू। मतलब लीक ऑफ हो गया, आप कुछ समय बाद टूट जाएगा पूरा, तो आपकी आएगी फ्रैक्चर प्रेशर की वैल्यू। लेकिन जो इसके बाद जो फ्रैक्चर प्रेशर की वैल्यू आएगी वो आपकी आएगी नियर बेलबोर की वैल्यू। जो नियर बेलबोर में जो सेल का प्रेशर था वो इंक्रीज हो गया था ड्यू टू ड्रिलिंग द बेल, तो जो अब प्रेशर बढ़ाते जाएंगे तो फ्रैक्चर होगा। इसके बाद वो किस फ्रैक्चर की वैल्यू आएगी, सेल की, मतलब सेल जो हाई स्ट्रेस पे थी, वर्जिन रॉक की, वर्जिन रॉक से हाई स्ट्रेस पे थी, ठीक है। तो ये आपका ओरिजिनल फ्रैक्चर प्रेशर नहीं है, वर्जिन रॉक का फ्रैक्चर प्रेशर नहीं है, ये है जो सेल आपकी चारों तरफ बनी है उसका फ्रैक्चर प्रेशर, ठीक है। तो ये हो गया सेल का फ्रैक्चर प्रेशर, ये ओरिजिनल वर्जिन रॉक का प्रेशर नहीं है। जैसे ही ये टूटी, ये हुई रप्चर, तो फ्रैक्चर इंड्यूस्ड हो जाएगा आपकी वर्जिन रॉक में। जैसे ही वर्जिन रॉक में प्रेशर इंड्यूस होगा तो प्रेशर आपका सडनली थोड़ा सा डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है, डिक्रीज हो जाएगा। अब ये डिक्रीज क्यों हुआ है ये देखो, देखो अगर इसकी स्ट्रेंथ 400 psi है और इसकी स्ट्रेंथ 350 psi है, वर्जिन रॉक की ओरिजिनल स्ट्रेंथ 350 psi, इसकी 400 psi, तो इसको टूटने के लिए 400 psi चाहिएगा। अब ये तो टूट गया, अब फ्रैक्चर आ गया इसमें, अब हम यहाँ का प्रेशर है 400 और यहाँ का प्रेशर है 350, ठीक है। तो जैसे अब ये है लार्ज वॉल्यूम, अब देखो मेरा प्रेशर है फ्लूइड का, 2 फ्लूइड भर रहे हैं, इसमें प्रेशर है 20 psi और इसमें है 30 psi, तो ये प्रेशर आपस में नहीं है, प्रेशर का नहीं है, वेरिएशन है, तो ये प्रेशर आपस में अगर कांटेक्ट में है तो ये प्रेशर आपस में इक्विलिब्रियम में जाएंगे, तो मतलब दोनों के प्रेशर बराबर हो जाएंगे। अगर ये ज़्यादा अमाउंट में है, मान लो ये 99 फीट में और ये आपका 1 फीट में, तो कैसे होगा 1/99 इंटू 20 psi और 1/100 इंटू 20 psi इंटू 20 psi और 99/100 इंटू 30 psi, ठीक है। इसका मोल फ्रैक्शन का ले लिया वॉल्यूम का इसमें मैंने, और इसका मोल फ्रैक्शन का ले लिया वॉल्यूम का, ठीक है। तो जनरली प्रेशर इसकी वैल्यू निकालेंगे तो समथिंग 99 ही आएगी, ठीक है। मतलब जो लार्जेस्ट वॉल्यूम में प्रेशर था उसकी वैल्यू आ जाएगी, मतलब 30 psi के समथिंग आएगी। मतलब 30 psi किसका था, 99 वॉल्यूम का, तो जनरली जो लार्ज वॉल्यूम का प्रेशर होता है उसके बराबर आ जाएगी। तो सिमिलरली वर्जिन रॉक बहुत लार्ज अमाउंट में फैली हुई है और ये जो छोटी सी सेल थी, तो सेल का प्रेशर कम है और वर्जिन रॉक का प्रेशर लार्ज अमाउंट में फैल रहा है। तो ये 400 या 350 ये इक्विलिब्रियम में आने की कोशिश करेंगे इसकी तरह, क्योंकि इसका अमाउंट ज़्यादा है और इसका अमाउंट कम है, तो इक्विलिब्रियम का प्रेशर कौन सा होगा, जो ज़्यादा वाला है, जैसे कि यहाँ पर आता है 30 psi। तो अब इसका प्रेशर हो जाएगा 350 इस फ्लूइड का, जो हम सरफेस से लगा, जो सरफेस पे प्रेशर लगा रहे थे ना, FIT प्रेशर, फ्लूइड पे प्रेशर लगाने के लिए, वो पहले था कितना आपका 450 था। अब जैसे ही इसमें फ्लूइड एंटर किया, ये इक्विलाइज होंगे, तो वॉल्यूम ज़्यादा है तो ये वाला प्रेशर एग्ज्यूम हो जाएगा, तो ये हो गया 350, तो एकदम से प्रेशर डिक्रीज हो गया। अब प्रेशर डिक्रीज हो गया तो मतलब क्या है, आपका फ्रैक्चर वर्जिन रॉक में एंटर कर गया, तो अब फ्रैक्चर वर्जिन रॉक में एंटर कर गया तो वर्जिन रॉक को तोड़ने के लिए कितना प्रेशर चाहिए, सिग्मा मिनिमम। अगर वर्टिकल टेक्टोनिक रिलैक्स बेल की बात करूं तो ये हो जाएगा सिग्मा H मिनिमम। तो सिग्मा H मिनिमम की वैल्यू कौन सी आई, अब ये नहीं 350 पे इधर से लग रहा है और 350 इधर से लग रहा है, तो ये क्या करेगा, फ्रैक्चर को फॉर्मेशन को ब्रेक करता जाएगा, मतलब फ्रैक्चर 350 पे प्रोपोगेट होता जाएगा। तो 350 किसका प्रेशर था, सिग्मा H मिनिमम का, तो वही आपका फ्रैक्चर प्रेशर होता है। तो जो ओरिजिनल फ्रैक्चर प्रेशर है वर्जिन रॉक का वो ये हो जाएगा, ठीक है, 350, ठीक है। अब फ्रैक्चर को प्रोपोगेट कराने के लिए कौन सा प्रेशर चाहिए, यहाँ से 350 लग रहा है, यहाँ से भी 350 लगाऊं तो फ्रैक्चर प्रोपोगेट होता रहेगा सेम प्रेशर पर 350 पर, मतलब सरफेस पर जो प्रेशर बढ़ाते जा रहे थे अब बढ़ाना नहीं पड़ेगा, 350 पर ही प्रेशर प्रोपोगेट होता रहेगा और ये आ जाएगी, आप वॉल्यूम बढ़ाते जा रहे हो, ये आ जाएगी आपकी कॉन्स्टेंट लाइन। तो ये हो गया वर्जिन रॉक का फ्रैक्चर प्रेशर, ये हो गया सेल का फ्रैक्चर प्रेशर। जो सेल का फ्रैक्चर प्रेशर उसको बोल देते हैं हम फॉर्मेशन ब्रेकडाउन प्रेशर,
फॉर्मेशन ब्रेकडाउन प्रेशर या फिर फॉर्मेशन ब्रेकडाउन स्ट्रेंथ या फिर फॉर्मेशन ब्रेकडाउन स्ट्रेस, ठीक है। और जो ये फ्रैक्चर प्रेशर है दैट इज सिग्मा एच मिनिमम के बराबर ये हो जाता है आपका ओरिजिनल फ्रैक्चर प्रेशर, जिस पे आपका फॉर्मेशन फ्रैक्चर होने लग गया। फॉर्मेशन तो नहीं है, उस पर भी हुआ था पर वो सेल्फ ब्रेक हुई थी। इस पर वर्जिन रॉक जो ओरिजिनल रॉक है वो फ्रैक्चर हो रही थी, तो वो हो गया सिग्मा एच मिनिमम। इस प्रेशर को हमने ये कैलकुलेट, जो गेज होगा वो इस प्रेशर को कैलकुलेट कर लेगा, जो आपको फ्रैक्चर प्रेशर की वैल्यू आ गई, ठीक है। पर हमने क्या किया, ओरिजिनल वैल्यू निकाली तो फ्रैक्चर कंटिन्यू हो रहा है। अगर मैं इस पॉइंट पे बेल को सट कर दूं, कोई वॉल्यूम डिस्प्लेस ना करूं, तो कर्व यहीं पर रुक जाएगा, वॉल्यूम डिस्प्लेस नहीं आएगा और वॉल्यूम इतना ही रहेगा। अगर मैं नहीं है इसको नहीं है लार्ज अमाउंट तक फ्रैक्चर क्रिएट करूं, फिर वॉल्यूम सेट करूं, फिर बेल को सेट करूं, फ्लूइड और फर्दर इंजेक्ट नहीं कर रहा, फ्लूइड का वॉल्यूम इस साइड बढ़ रहा है ना, अब मैंने यहीं पर रोक दिया, ठीक है। अब रोक दिया, अब मैंने क्या किया, जो फ्लूइड डाला है उसको बेल को ओपन करके उसको निकालने की कोशिश करी, और जैसे जैसे निकालता जाऊंगा गेज का प्रेशर कम होता जाएगा और ये ब्लीड ऑफ हो जाएगा, मतलब प्रेशर अब डिक्रीज हो रहा है, ठीक है। तो यही कर्व है 1 से 3 तक लीक ऑफ, फिर नहीं है ये आपका लीक ऑफ से बढ़ाया तो फॉर्मेशन ब्रेकडाउन, फॉर्मेशन ब्रेकडाउन से आपका प्रोपोगेशन फ्रैक्चर प्रेशर आ गया वर्जिन रॉक का, ठीक है। दैट इज सिग्मा एच मिनिमम वर्टिकल टेक्टोनिकली रिलैक्स के लिए। और फिर नहीं है ये यहाँ से यहाँ तक हमने कैरी कराया वॉल्यूम इंजेक्ट करके, फिर नहीं है मैंने बेल को ओपन कर दिया, फ्लूइड को निकाल लिया, तो ये हो गया ब्लीड ऑफ, ये आ गया आपका फ्रैक्चर प्रेशर। ओरिजिनली हम ऐसा कुछ करते नहीं हैं, ये सिर्फ एक थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है, क्योंकि अगर हमने ओरिजिनली ऐसा कर दिया तो आपका हो जाएगा फॉर्मेशन ब्रेक। तो हम क्या करते हैं, मॉडल्स की हेल्प से या फिर ऑफसेट वेल की डाटा से इसकी एक वैल्यू डिटरमाइन करते हैं जो जस्ट बिलो होती है, तो उस वैल्यू, जैसे ये फॉर्मेशन प्रेशर की वैल्यू है, ठीक है, तो इससे एक जस्ट बिलो वैल्यू करेंगे, ये 2 पॉइंट है ना, तो यहाँ पर है जस्ट बिलो, तो ये 2 पॉइंट हम नहीं एज्यूम करेंगे और प्रेशर को जो FIT टेस्ट को हम यहाँ तक कराएंगे, ठीक है, जस्ट बिलो फ्रैक्चर प्रेशर, उस वैल्यू को बोलेंगे लिमिट टेस्ट, और यहाँ तक कराएंगे ना उस वैल्यू को बोलेंगे FIT लिमिट टेस्ट, यहाँ तक कराएंगे उस वैल्यू को बोलेंगे FIT लीक ऑफ टेस्ट, और यहाँ तक कराएंगे उस वैल्यू को बोलेंगे FIT फ्रैक्चर प्रेशर टेस्ट, ठीक है। तो हम नहीं है फ्रैक्चर नहीं कराना, तो जस्ट बिलो वैल्यू तक हम नहीं है FIT को कंडक्ट कराएंगे, फ्रैक्चर प्रेशर तक कंडक्ट नहीं कराएंगे, तो जस्ट बिलो वैल्यू का मैं ले लूंगा, और ये जस्ट बिलो वैल्यू कहाँ से आएगी, ऑफसेट वेल से या फिर प्री डिटरमाइंड मॉडल से, ठीक है। तो यहाँ तक जो कराऊंगा वो FIT टेस्ट होगा और यहाँ पर सीधी स्ट्रेट लाइन आएगी, सिंपली यही लिखा हुआ है, ठीक है। और क्या है आपका, वी रियली इंक्रीज इन फॉर प्रोपोगेटिंग ए फ्रैक्चर, ठीक है, ठीक है, और हैंस इन प्रैक्टिस, ठीक है, ठीक है, ठीक है। अब ये हो गया फ्रैक्चर प्रेशर। मैंने क्या बोला, फ्रैक्चर प्रेशर की FIT लिमिट टेस्ट की वैल्यू जो आएगी वो आपकी कहाँ से आएगी, आपकी ऑफसेट वेल से, प्री डिटरमाइंड मॉडल से। और एक कॉन्सेप्ट क्या कहता है थर्ड वाला, कि हम क्या करते हैं पता है, फ्रैक्चर कराते हैं, फॉर्मेशन को थोड़ा सा फ्रैक्चर प्रेशर की वैल्यू निकालते हैं, जैसे 300 PSI आ गई, फिर हम क्या करते हैं उस फ्रैक्चर प्रेशर से जस्ट थोड़ा सा नहीं है वैल्यू लेते हैं, जैसे 300 PSI आई तो हम ले लेंगे 280 PSI। 280 PSI अगर मैं लूँगा फिर मैं दोबारा टेस्ट कराऊंगा 280 PSI तक, कि जो 300 PSI फ्रैक्चर प्रेशर की ग्रेडियंट की वैल्यू आई है, फ्रैक्चर प्रेशर की वैल्यू आई है, फिर मैंने उससे जस्ट लोअर देन ली तो फ्रैक्चर तो नहीं हो रहा, तो उसी को बोलेंगे लिमिट टेस्ट। तो लिमिट टेस्ट की वैल्यू एक यहाँ से भी निकलती है कि पहले हमने फ्रैक्चर प्रेशर निकाला ओरिजिनली, फिर नहीं उससे थोड़ी सी वैल्यू कम ले ली 280, फिर दोबारा कराया कि देखा कि अब यहाँ पर तो नहीं हो रही, तो उससे भी निकल जाती है, ठीक है। अब जो फ्रैक्चर प्रेशर की वैल्यू है, जो फ्रैक्चर प्रेशर की वैल्यू है, जो फॉर्मेशन ब्रेकडाउन की वैल्यू है, फॉर्मेशन ब्रेकडाउन प्रेशर की, जो कि आपका सेल का प्रेशर था, सेल जो चारों तरफ बन जाती है, वर्जिन रॉक का प्रेशर नहीं था, वो आपने देखा वर्टिकली बेल में ये आपकी जो फ्रैक्चर प्रेशर जो वर्जिन रॉक का होता है उससे ज़्यादा होती है, सेल अराउंड बेल, ठीक है, ये उससे ज़्यादा होती है, ठीक है। ये हो गया वर्टिकल बेल के लिए, और हम टेक्टोनिकली रिलैक्स की बात कर रहे हैं, ठीक है। अगर मैं डायरेक्शनल बेल के लिए देखूंगा और टेक्टोनिकली रिलैक्स की बात करूंगा, तो जो फ्रैक्चर ब्रेकडाउन प्रेशर की वैल्यू आपकी कम भी हो सकती है फ्रैक्चर प्रेशर से, वर्जिन रॉक के फ्रैक्चर प्रेशर से, और ज़्यादा भी हो सकती है, ठीक है। ज़्यादा वाला केस तो ये आ गया
और कम वाला केस ये है। मतलब डायरेक्शनल वेल में कम भी हो सकती है, ज़्यादा भी हो सकती है, और वर्टिकल वेल में हमेशा ज़्यादा रहेगी। ये कॉन्सेप्ट आता है आपका पेपर में, ठीक है। अब मेनली क्या होता है कि ये रहती है हमेशा कम वर्टिकल डायरेक्शनल वेल में, जैसे, और ये वैल्यू किस पे डिपेंड करती है, फॉर्मेशन ब्रेकडाउन प्रेशर की। ये आपकी करती है इंक्लिनेशन और एजीमूथ, ये आपके दो एंगल होते हैं डायरेक्शनल ड्रिलिंग में। जैसे जैसे होल का डेविएशन मैं बढ़ाता जाऊंगा, आपकी फ्रैक्चर ब्रेकडाउन प्रेशर की वैल्यू कम होती जाएगी, ठीक है। और फॉर्मेशन फ्रैक्चर प्रेशर की तो वही रहेगी सिग्मा मिनिमम, चाहे एक्स में एच डायरेक्शन में ले लो, चाहे वर्टिकल डायरेक्शन में ले लो। वर्टिकल और एच डायरेक्शन ओरिएंटल डायरेक्शन में कब कब आता है ये मैंने बता दिया। तो डायरेक्शनल वेल में नहीं है, फ्रैक्चर ब्रेकडाउन प्रेशर की वैल्यू आपकी ज़्यादा भी हो सकती है, कम भी हो सकती है, ज़्यादा भी हो सकती है, कम भी हो सकती है, और मेनली होती है कम, क्योंकि जैसे जैसे होल इंक्लिनेशन और एजीमूथ बढ़ाता जाऊँगा, आपकी नहीं है एफ फॉर्मेशन ब्रेकडाउन प्रेशर की वैल्यू घटती चली जाएगी, और इसमें हमेशा ज़्यादा होती है, ठीक है। तो वही लिखा है यहाँ पे, ठीक है, ठीक है। एक लास्ट टॉपिक और कवर कर लेते हैं, दैट इज लिथोलॉजी इफेक्ट्स क्या होंगे उस पर, ठीक है। लिथोलॉजी इफेक्ट्स क्या होंगे कि जैसे मतलब लिथोलॉजी इफेक्ट क्या होंगे, जैसे मेरा नहीं है किस टाइप का रॉक है, जैसे बिटल नेचर है, बिटल नेचर का रॉक है, या फिर आपका नहीं है स्टील टाइप रॉक है, या फिर आपका क्रीप रॉक है। तीन तरह के रॉक मैंने बता दिया, बिटल नेचर या कह लो, बिटल फेलियर कह लो, या फिर आपका स्टील टाइप है, या फिर आपका क्रीप रॉक है। तो देखो सिंपली क्या है, कुछ नहीं है। बिटल नेचर में क्या होगा, पहले जब हम नहीं है प्रेशर लगाएंगे इस पे फॉर्मेशन पे, तो ये पहले होगा एलास्टिक होगा, पहले तो एलास्टिक फॉर्म में होगा, और इलास्टिक के बाद तुरंत रप्चर हो जाएगा। मतलब अगर ये फॉर्मेशन है, मैं इस पर प्रेशर लगाते जा रहा हूँ, तो ये दबता जाएगा, ठीक है, और फिर उसके बाद एक समय से टूट जाएगा। मतलब इलास्टिसिटी के बाद सीधा रप्चर हो गया, तो ये हो गया बिटल नेचर का। स्टील नेचर का क्या होगा, मैंने इस पर प्रेशर लगाता गया, ये इसमें इलास्टिक नेचर आता गया, फिर आएगा आपका प्लास्टिक नेचर, ठीक है। इलास्टिक के बाद आया आपका प्लास्टिक नेचर, फिर जाके ये रप्चर हुआ, तो उसको बोल देंगे स्टील, ठीक है। स्टील पहले इलास्टिक डिफॉर्मेशन हुआ, फिर प्लास्टिक डिफॉर्मेशन हुआ, फिर रप्चर हो गया, तो उसको बोल देंगे स्टील टाइप का रॉक है। तीसरा आता है क्रीप रॉक। क्रीप रॉक में क्या होता है कि मैं नहीं इस पर प्रेशर लगाता जा रहा हूँ, एक कांस्टेंट प्रेशर लगाता जा रहा हूँ, लेकिन ये डिफॉर्म होता जा रहा है, ना तो टूट ही रहा, ना आपका प्लास्टिकली हो रहा, और इलास्टिकली डिफॉर्म होता जाता है, तो उसको बोलेंगे क्रीप टाइप रॉक, ठीक है। अब इलास्टिक डिफॉर्मेशन और रप्चर क्या होता है। इलास्टिक डिफॉर्मेशन वो होता है जिसमें हम फोर्स लगाएं और फोर्स को हटा दें तो वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन में आया है। प्लास्टिक डिफॉर्मेशन क्या होता है कि नहीं है, ये इलास्टिक के बाद आता है कि अगर मैंने इस पर फोर्स लगा दिया और प्लास्टिक डिफॉर्मेशन में पहुंच गया तो ये अब दोबारा वापस नहीं आएगा। और रप्चर क्या होता है, इलास्टिक आता है, फिर प्लास्टिक आता है, फिर रप्चर आता है कि मैंने बहुत ज़्यादा फोर्स लगा दिया, चलिए अब टूट ही गया, तो वो अब कैसे भी सही नहीं हो सकता। तो इस वाले केस में जो लिमिट टेस्ट तक हम प्रेशर लगाएंगे वो आएगा आपका इलास्टिसिटी में, इलास्टिक डिफॉर्मेशन में। जो लिमिट टेस्ट लीक ऑफ तक लगाएंगे वो आएगा प्लास्टिसिटी में, डिफॉर्मेशन में, क्योंकि हम यहाँ से नहीं है, फॉर्मेशन एक बार लीक ऑफ हो गया तो दोबारा वैसा नहीं हो सकता। और जो फॉर्मेशन ब्रेकडाउन आएगा, अब फॉर्मेशन हो गया रप्चर, तो अब ये कैसे भी नहीं सही हो सकता, टूट गया। तो ठीक है, तो तीन टाइप के रॉक हो गए, लिथोलॉजी पे डिपेंड करते हैं कि किस तरह की लिथोलॉजी है, उस हिसाब से आपका फ्रैक्चर बनेगा। और रॉक की टाइप और रॉक का स्ट्रेंथ आपके नहीं फॉर्मेशन की लेंथ, शेप और साइज डिसाइड करेगा, ठीक है। और ये नहीं है फ्रैक्चर ग्रेडियंट, अभी फॉर्मेशन टाइप, फॉर्मेशन स्ट्रेंथ और स्ट्रेस, मिनरलोजी, परमेबिलिटी, ओरिएंटेशन ऑफ प्लेन ऑफ मिनिमम डायरेक्शन में रोटेट करेगा जैसे बेडिंग प्लेन, ठीक है। तो ये मैंने आपको लिथोलॉजी के नहीं है इफेक्ट बता दिया कि फ्रैक्चर प्रेशर पर कैसे डिपेंड रहेगा। नेक्स्ट आपको नहीं है अगली क्लास में बताऊंगा मैं FIT प्रोसीजर कैसे करेंगे, मतलब FIT के लिए कौन से इक्विपमेंट लेंगे, FIT के लिए क्या प्रिपरेशन करेंगे, FIT के लिए क्या प्रोसीजर करेंगे, ठीक है। थैंक यू।